morning everyone. I am रविंद्र कुमार from Mark Library Education Hub. तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स का आगे की सीरीज को बढ़ाते हुए अब मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलना चाहूँगा। तो अभी तक जो है चैप्टर बताए गए यूट्यूब पर अपलोड कराए गए हैं। तो किए गए हैं क्या, चैप्टर नंबर रियल नंबर किए गए हैं, पहले पोलिनोमियल किए गए हैं, पोलिनोमियल का कंप्लीट, उसके बाद जो है रियल नंबर, इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक 4 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए गए हैं। इसके बाद इसके आगे की सीरीज को बढ़ाते हुए आज मैं नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करना चाहूँगा। अब ज्योमेट्री के सेक्शन में घुसता हूँ। तो ज्योमेट्री में जो है ट्रायंगल यानी सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर नेम से एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा और रेफरेंस बुक में ट्रायंगल के नाम से मिलेगा। तो इसमें वैसे सिमिलर ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है और ज्योमेट्री का फर्स्ट सेक्शन ट्रायंगल से हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा, वीडियो को देखना होगा, रेगुलर बेसिस पर देखिए, अदरवाइज जो है समस्याएं होने लगेगी। रेगुलर बेसिस पर जैसे पहले की वीडियो को देख रहे थे वैसे ही कंसंट्रेशन के साथ ज्योमेट्री का वीडियो को देखते जाएं तो कोई समस्या नहीं होगी। ये पहले ही जैसे बताए जाएंगे, पहले जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताए जाने के बाद फिर जो है सवाल या कोई अदर रेफरेंस बुक के क्वेश्चन को दिए जाएंगे। तो हम समझते हैं कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट के बारे में, ट्रायंगल क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो ट्रायंगल जो है इसमें पढ़ना है। ट्रायंगल तो मालूम है कि वैसे ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें कि 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। द एरिया एनक्लोज्ड बाय 3 line segments is known as triangle. Yeah, if the figure formed by the geometrical figure which is formed by 3 non-collinear points is known as triangle. यानी 3 non-collinear points 3 line segment से जुड़े ट्रायंगल को ट्रायंगल बोलेंगे। लेकिन हम उस बेसिक कंसेप्ट की तरफ नहीं चलेंगे, हम उस बेसिक कंसेप्ट पर चलेंगे जिससे कि क्लास 10th का जो स्टैंडर्ड है। तो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में हम चलेंगे। अभी तक क्लास 9th में ये पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। तो ये निश्चित रूप से बात कर रहा होगा, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंट होते थे। कॉन्ग्रुएंट के बारे में अच्छे तरीके से मालूम है, कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में मालूम है। जैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल। कोई भी फिगर जैसे कोई दो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी हो या सर्कल हो, यदि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड हो, यानी एक फिगर दूसरे को कंप्लीटली ढक ले तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि कोई भी दो ज्योमेट्री फिगर, कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर या कोई भी पॉलीगन इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हिच हैव सेम शेप और सेम साइज। सेम शेप और सेम साइज, सेम शेप सेम साइज का मतलब ये है, सेम शेप का मतलब यदि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है। और साइज, साइज का मतलब ये है कि उसका साइज जो है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये सब इक्वल है। तो जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाते थे यदि एक ट्रायंगल एक दूसरे को कंप्लीटली रूप से उठाता है। 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे यदि लाइन सेगमेंट एक दूसरे को उठाता है। यदि 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे यदि एक सर्कल एक दूसरे को कवर करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में अच्छे तरीके से तो मालूम है, लेकिन अब हम देखेंगे सिमिलर फिगर के बारे में। सिमिलर फिगर का मतलब वैसे दो फिगर सिमिलर कहे जाएंगे यदि उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड सेम रहेगी। सिमिलर फिगर के बारे में चलेंगे, यानी सेम शेप और डिफरेंट साइड डिफर हो सकता है। ध्यान दीजिए, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वह सिमिलर होंगे। सिमिलर के लिए कंडीशन क्या है, रूप एक जैसा होना चाहिए। जैसे एक सर्कल है और दूसरा सर्कल,
जितने भी सर्कल हैं वह सेम शेप डिफरेंट साइज के होते हैं, यानी ये सिमिलर के एग्जांपल है, क्योंकि शेप एक जैसा ही दोनों सर्कल, साइज डिफर हो सकता है। तो सिमिलर में जो है सेम शेप और साइज सेम भी हो सकता है, डिफर भी हो सकता है, ये सिमिलर के लिए। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या कंडीशन है? सेम शेप सेम साइज होना चाहिए। दो फिगर यदि दो सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट तब और तब कहे जाएंगे यदि क्या हो, दोनों का ये जो है क्या होना चाहिए, दोनों सर्कल का सेम साइज भी होना चाहिए, यानी रेडियाई सेम होना चाहिए। तो ये जो है कॉन्ग्रुएंट, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वह सिमिलर होंगे, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वह सिमिलर होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम शेप सेम साइज, क्योंकि एक दूसरे कंप्लीटली तो ओवरलैप कर गया, शेप सेम रहेगा, साइज सेम रहेगा, तभी ऐसा संभव है। लेकिन डिफरेंट सेम शेप डिफरेंट साइज रहेगा तो बड़ा वाला छोटे को तो ढक लेगा, लेकिन दूसरे को यानी छोटा वाला बड़े को नहीं ढक पाएगा। तो ये जो है सेम शेप, साइज डिफर हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ये सिमिलर होता है। सिमिलर और ये कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लेमेंट्री रूप से ढकना, और सिमिलर का मतलब एक रूप सेम शेप और एक रूप जैसा है। तो ये निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। तो हम ध्यान देंगे कि जितने भी सर्कल होंगे सारे सिमिलर, जितने भी सर्कल होंगे क्या, जितने कोई भी ट्रायंगल है जो इक्वी एंगुलर हो, इक्वी एंगुलर का मतलब हम समझ लेते हैं। इक्वी एंगुलर का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। जैसे कि ए है, बी है, सी है, ये पी है, क्यू है, आर, ये जो है इसके बराबर और ये जो है इसके बराबर और ये जो है इसके बराबर। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो उसको हम इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। यदि सारा एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो भी एंगुलर ही कहलाएगा। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, जितने भी इक्वी यानी कोई भी इक्वी एंगुलर यदि रहेगा ट्रायंगल, एंगल सिर्फ इक्वल रहेगा तो वह सिमिलर होगा। सिमिलर के लिए दो कंडीशन क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अरे करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर। और कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या है? सेम शेप सेम साइड। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या कंडीशन हम लोग लाइन से समझे थे? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल। कॉन्ग्रुएंट के लिए कंडीशन फॉर टू कॉन्ग्रुएंट फिगर, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। Two polygons are said to be congruent which have corresponding angle are equal and corresponding sides are equal. यानी कोई भी दो पॉलीगन जो है कॉन्ग्रुएंट तब और तब कहे जाएंगे यदि उस दोनों पॉलीगन के करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल से इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल। करस्पॉन्डिंग का मतलब समझ रहे हैं? फिर इसके बाद कोई भी दो पॉलीगन यानी कोई भी दो फिगर, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, ये सिमिलर और सिमिलर सब कहे जाएंगे यदि सेम में भी साइज डिफरेंट और सेम। साइज जो है डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से क्लियर मालूम चल रहा होगा। और ये कंडीशन है, दो कंडीशन है सिमिलर के लिए। कंडीशन फॉर सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड सेम है। ये क्लियर मालूम चल गया, इसको बताने की जरूरत नहीं है और लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम क्लियर कर लेते हैं, कंसेप्ट पर चलेंगे इसमें क्या है। तो एनसीईआरटी में अभी इतने ही से क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के पहले हम चलेंगे तो एनसीईआरटी में जो है इतना ही पर आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को। तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 में सिमिलर ट्रायंगल मिलेंगे। तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 में सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 में, एनसीईआरटी 6.1 में देखिएगा तो क्वेश्चन 1 2 3 ट्रायंगल दिए गए हैं। अरे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं और उसको समझना है। तो ध्यान दीजिए, उसको हम डिस्कशन दे देते हैं 2-4 मिनट में। एक्सरसाइज 6.1 की तरफ हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 में हम चलते हैं, जिसमें कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड है। तो हम कंसेप्ट की तरफ चलना चाहेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 ये एनसीईआरटी है।
तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हैं क्या कि ऑल सर्कल आर, इसमें भरना है कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा। तो सर्कल ध्यान दीजिए डिस्कशन कर दे रहे हैं, जितने भी सर्कल है, कोई सर्कल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो इसमें जो होंगे कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक दूसरे को ढक लेना, ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन सिमिलर हो सकता है क्योंकि रेडियाई सेम रहेंगे, तो रेडियाई डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि डिफरेंट रेडियाई डिफरेंट रेडियस होने से सर्कल का साइज डिफरेंट होता है। तो यदि साइज डिफरेंट हुआ लेकिन शेप सेम है ज्योमेट्रिकल शेप सर्कल, तो इसमें क्या होगा कि ये सिमिलर होंगे, क्योंकि सिर्फ साइज डिफर है और जो है शेप तो सेम है, इसीलिए क्या होगा सिमिलर होंगे। जितने भी सर्कल हैं ऑल सर्कल आर सिमिलर, फर्स्ट का फर्स्ट यही है। फिर उसमें क्या दिया है, बीच में दिया है कि ऑल स्क्वायर आर, जितने भी स्क्वायर है उसके शेप तो सेम होंगे स्क्वायर है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल को सब एक इक्वल, कोई भी दो स्क्वायर हो, बड़ा हो छोटा हो, भी छोटा हो भी बड़ा हो, तो क्या होंगे इसके करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होंगे क्योंकि ईच 90 के होंगे, लेकिन साइज कुछ भी हो सकता है, साइड कुछ भी हो सकता है, इसीलिए क्या होगा करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड डिफरेंट है, इसीलिए सिमिलर तो होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं। तो आर स्क्वायर आर क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, क्लियर मालूम चला, आर स्क्वायर आर सिमिलर। फिर इसके बाद कहा कि और ट्रायंगल आर सिमिलर, यानी किस प्रकार के ट्रायंगल जो सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल दिया है, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल। तो ध्यान दीजिए इक्विलैटरल के सारे एंगल तो इक्वल 60-60 होंगे ही, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है इसीलिए क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, लेकिन आइसोसेलेस के साइड डिफर हो सकते हैं इसीलिए वो क्या होंगे सिमिलर नहीं। फिर इसके बाद कहा फोर्थ में कि टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, दो पॉलीगन है जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड है, आर सिमिलर, सिमिलर होंगे यदि क्या कंडीशन है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। फिर कहा देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होना चाहिए साइड प्रोपोर्शनल या सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में रहेगा, यानी साइड इक्वल रहेगा सेम रेशियो में होगा। फिर ध्यान दीजिए वन क्वेश्चन में 4 यही था, इसको क्लियर कर लिए। अब सेकंड में देखते हैं, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर, यानी दो डिफरेंट एग्जांपल देना है, सिमिलर फिगर का और नॉन सिमिलर फिगर का। तो सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना है, जैसे कि सर्कल, यानी सर्कल जो है किसके एग्जांपल हो जाएंगे सिमिलर का हो जाएगा, सर्कल जो है सिमिलर हो जाएंगे, ऑल स्क्वायर हो जाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। ये क्या है दो सिमिलर फिगर के एग्जांपल है। नॉन सिमिलर का, तो नॉन सिमिलर का आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे, ये जो है और ये बताया रेक्टेंगल हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे, और ट्रेपेजियम हो जाएंगे इस प्रकार से। फिर इसके बाद जितने भी रेगुलर पॉलीगन होंगे, यानी रेगुलर पॉलीगन जितने भी होंगे उससे करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो वही जो होगा रेगुलर पॉलीगन जितने भी होंगे वो सारे सिमिलर के सारे जो है सिमिलर के एग्जांपल हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड में ये है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। दो फिगर इस प्रकार से दिए गए हैं, उस फिगर को दिखा दूं, आप लोगों के एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, तो थर्ड में जो है ये दिए गए हैं, इस प्रकार से फिगर दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है और इस प्रकार से ऐसे दिए गए। इसमें दिए कि ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये 3 है और ये 3 है और ये 3 है, ये हो गया P Q R, ये हो गया B हो गया, C हो गया, D ऐसे दिए। कह रहा है कि इसके तो ईच एंगल स्क्वायर है तो 90 है। ध्यान दीजिए इसमें जो है ये साइड सेम रेशियो में है बट एंगल इक्वल नहीं है, ईच 90 है।
इसीलिए क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, सिमिलर भी नहीं होंगे और जो है कांग्रुएंट भी नहीं। कह रहा है कि क्या ये दोनों फिगर सिमिलर है ना, नो सिमिलर नहीं। सिमिलर इसलिए नहीं क्योंकि एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल इक्वल नहीं। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 के लिए कंसेप्ट को देखेंगे। तो इसमें एक कंसेप्ट को पढ़ना है, एक थ्योरम को पढ़ना है जो बहुत ही काफ़ी जो है किफ़ायती साबित होते हैं। तो हम ध्यान देंगे, उसको अच्छे तरीके से लर्न करेंगे और उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स जो है अगले दिन बताए जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आज उसको सिंपली प्रूफ कर रहे हैं और इसके रिजल्ट के बारे में अगले दिन हम बताएंगे। तो 6.1 इसके लिए एक थ्योरम है, 6.2 के लिए अब हम उसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, आता है थ्योरम ट्रायंगल के कांग्रुएंट से रिलेटेड, उसका नाम है थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आता है थेल्स थ्योरम, थेल्स ने दिया था मैथमेटिक्स से रिलेटेड थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, थेल्स ने एक थ्योरम दिया था ट्रायंगल से रिलेटेड। थेल्स ने ये थ्योरम दिए थे, उस थ्योरम को हम पढ़ देते हैं और उसके बाद उसको क्लियरिफाई कर देते हैं। इसमें थेल्स थ्योरम में ये कहा जाता है कि थेल्स थ्योरम में इफ अ लाइन ड्रॉन वन साइड ऑफ द एनी ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल है, कोई इस प्रकार से ट्रायंगल दे दिए गए हैं, डायग्राम अच्छे से समझ में आ जा रहा होगा। इफ अ लाइन ड्रॉन, एक ट्रायंगल दिए गए हैं ए बी सी, किसी एक ट्रायंगल कहता है थ्योरम इफ अ लाइन ड्रॉन only one side of the, if a line drawn parallel to one side of the triangle, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, if, इसमें if a line drawn parallel to one side of the triangle, यानी ए बी सी एक ट्रायंगल है, 3 साइड है, किसी भी साइड के यदि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए जाए, यानी बीसी एक साइड है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किए जाए और इस प्रकार से ड्रॉ किए जाए कि वह बाहर नहीं हो, उसके उस ट्रायंगल के किसी एक साइड के जो पैरेलल ड्रॉ किए हैं, उसके जो है 2 साइड जो बचे हैं, उस 2 साइड को इंटरसेक्ट करें इस प्रकार से कि 2 साइड को डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। यानी DE एक लाइन है जो कि BC के पैरेलल है और डिफरेंट साइड AB और AC, 2 साइड AB और AC के 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। यानी AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस प्रकार से है। तो इसमें ये कहता है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, देन प्रूव दैट, देन क्या होता है कि ये इंटरसेक्शन मेड बाय दिस लाइन आर सेम रेशियो, इसमें जो इंटरसेक्शन बना है वो सेम रेशियो में होगा। तो इस प्रकार से इसमें दिए गए हैं कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर 2 साइड, 2 साइड को इंटरसेक्ट करेगा डिस्टिंक्ट पॉइंट, then other 2 sides are divided into the same, other 2 sides जो है यानी other 2 side AB और AC सेम रेशियो में डिवाइड होगा, यही प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए इसमें क्या है कि कोई भी एक ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के लिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए और वो पैरेलल लाइन जो है जो 2 अदर साइड है उसको 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो वह साइड जो है इसके द्वारा 2 रेशियो जो में डिवाइड होगा, यानी इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा, यही प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, गिवन क्या है, यानी गिवन दैट ABC is a triangle, ये दिए गए हैं ABC का ट्रायंगल in which DE parallel to BC
DE पैरेलल टू BC है, ये दिए गए हैं। इसके बाद DE इंटरसेक्ट AB एंड D एंड DE फिर DE इंटरसेक्ट AC एंड E। क्लियर मालूम चल रहा है कि AB से ट्रिगर है जिसमें कि DE पैरेलल टू BC है, DE जो है इंटरसेक्ट कर रहा है AB को D पर, और जो है DE इंटरसेक्ट कर रहा है AC को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देन प्रूव दैट करना, यानी अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप लिखेंगे टू प्रूव करना क्या है कि BE यानी AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन ये प्रूफ करना है, यानी AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो गिवन है, ये प्रूफ करना है, इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्ट क्या कर देते हैं, यानी इसमें कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं कि इसको ज्वाइन कर दें, इसे ज्वाइन कर दें और इसे तो ज्वाइन BE एंड CD, B को E से C को D से ज्वाइन कर दिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, यानी इससे जो है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और इससे जो है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ, ध्यान दीजिएगा, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको हम M कह ले और इसको जो है M कह ले, यानी ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड क्या और EN परपेंडिकुलर टू AB। ये क्लियर मालूम चल रहा है, इसको हम ड्रॉ कर लिए। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करना है, अब हम चलेंगे प्रूफ में क्या है, इधर ध्यान देंगे, प्रूफ ध्यान देंगे कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो है 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। हम क्या करते हैं, एरिया ADE निकालते हैं, एरिया ADE क्या होता है, ADE का निकालना यदि चाहें तो 1/2, और ADE में यदि हम बेस AD लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या लेना होगा, ये लेना होगा। ये तो क्लियर मालूम चल रहा है, ADE में AD बेस लिए तो परपेंडिकुलर ये ले लेंगे, ये हो जाएगा। और एक और लेते हैं, एरिया ले लेते हैं, BDE को ले लेते हैं, BDE को एरिया लेते हैं तो 1/2 BD बेस ले लेते हैं। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ध्यान दीजिएगा, BD एक ट्रायंगल है, लेकिन इससे वर्टिस से परपेंडिकुलर लाइन तो ये है नहीं, वर्टिस से परपेंडिकुलर लाइन EN है, EN भले ही बाहर है लेकिन परपेंडिकुलर इस पर है, क्योंकि वर्टिस से परपेंडिकुलर हम देखते हैं, इसीलिए हम क्या कर लेंगे, EN जो है। यदि इसको हम ऐसे कर लेंगे तो बेनिफिट ये होगा कि इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, तो ये बेनिफिट हो जाएगा एरिया ADE, यानी एरिया अभी ऐसे एक अगला एस्पेक्ट में कर लेते हैं, एरिया ADE अपॉन एरिया होगा BDE हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 AD आए हो जाएगा EN अपॉन हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा BD, ये हो जाएगा EN। ये क्लियर कर लो, समझ में आई क्या होगा, तो आपका एरिया ADE अपॉन एरिया BDE आया AD अपॉन
BD आया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर इसके बाद हम अदर चलते हैं। अब चलते हैं फिर एक बार आगे क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, एरिया ADE का एरिया निकालते हैं और इसमें हम करते हैं DEC का, वैसे लेते हैं जिसमें कि AD BD AE EC आ गया। तो इसमें क्या होगा 1/2 और इसमें AE जब लेंगे बेस तो इसमें हाइट जो है DM लेना पड़ेगा। यदि इसमें EC लेंगे तो इसमें हाइट क्या लेना पड़ेगा, DM लेना पड़ेगा। इसको काट दें तो एक क्लियर मालूम चला कि एरिया ADE एरिया DEC अपॉन हो जाएगा AE अपॉन ये हो जाएगा EC। ये ध्यान दीजिए, अभी हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे तो उसको ध्यान दीजिएगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, अब हम आगे की तरफ इधर बढ़ना चाहूँगा तो ये ध्यान देंगे इस प्रकार से है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो है एरिया इसमें BDE इक्वल टू होगा एरिया DEC। ये देखिए BDE यानी BDE और DEC दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये जो है DE पैरेलल जो BC है और ये पैरेलल है सेम कॉमन बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। वाई, क्योंकि बोथ ट्रायंगल लाइन क्या हो जाएगा, लाइन बिटवीन DE एंड ये दोनों पैरेलल भी है और सेम कॉमन बेस भी है, इसीलिए दोनों का एरिया इक्वल हो गया। तो हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन फर्स्ट, तो एरिया ADE जो आया, एरिया ADE आया, BDE आया, ये हो जाएगा ये AD अपॉन, यानी यहाँ पर ले लेते हैं, यानी DEC जो आया इसको हम AE कर ले, आए जो है EC, ये जो दोनों, ये जब दोनों इक्वल है तो DEC के स्थान पर क्या लिख ले, BDE कर सकते। तो ये इक्वेशन सेकंड हुआ। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या देखते हैं कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC आया। तो ये और वेरीफाई हो गया, यही प्रूफ करना है। इसके बारे में जो है विशेष कल जो है इसके बारे में डिस्कशन देंगे। ये अभी यानी कि प्रूफ हो गया, यही पैरेलल था तो सेम रेशियो में हो गया। इसके और अदर जो है प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो है इस टाइम पर स्टॉप करते हैं। तो आप अपना ध्यान रखें। दैट्स ऑल, टेक केयर।